आज खास बातचीत में बात करने हम जा रहे हैं अतुल गर्ग साहब से। गाजियाबाद के लोकसभा के एमपी हैं। इन्होंने अपने दम पे ये चुनाव लड़ा है। काफ़ी तगड़ा जनाधार है गाजियाबाद में गर्ग साहब का। गर्ग साहब से हम गाजियाबाद के बारे में और देश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। गर्ग साहब, गाजियाबाद के विकास को लेके आपका प्राथमिकता क्या क्या है और आप अब क्या महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं ताकि गाजियाबाद का उत्थान हो सके और दोबारा आप चुनकर आ सके जनता की नजरों में? जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैंने अपने दम पे चुनाव लड़ा है। गाजियाबाद की हिस्ट्री ये कहती है कि चुनाव कोई भी लड़े जी जी, और वो जीतता ही है जी और वोट उसे लगभग उतने ही मिलते हैं। जी, ठीक है, वो चुनाव जो है मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे, कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत के आधार पर लाया जाता है। जी 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 कैंडिडेट बदलते हैं, जी, ये पार्टी तय करती है किसे चुनाव लड़ना है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या क्या काम करने हैं। जी देखिए कि ये तीन संस्थाएं, एक लोकल बॉडी होती है बिल्कुल नगर निगम, एक विधायिका होती है जी। जो प्रदेश स्तर के सारे मैटर को देखती है। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं आ सकती हैं, जी जी जैसे हमारे यहाँ 5 साल पहले उद्घाटन हो गया था एयरपोर्ट का जी। 2019 पर किसी लापरवाही से या किसी गलतफहमी के कारण वहाँ पे फ्लाइट नहीं उड़ पाई। जी जी, तो उसमें हमने लोकसभा में सवाल भी डाला, पूछताछ भी करी। मैं एविएशन चेयरमैन से उसके ऑफिस में जी जी 2 बार मिलने गया और कुछ गलतफहमियां उनकी थी वो दूर करवाई। जी, तो आज करीब 18 फ्लाइटें वहां से उड़ रही हैं और वहां पर टर्नओवर 5,000 से ज्यादा का हो जाता है। जी ठीक है, तो गाजियाबाद में ये शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन गाजियाबाद में जो बन रहा है 350 करोड़ का, जी तो उसका उद्घाटन हमारा 2024 से पहले ही हो गया था। जी जी, तो उसमें भी तेजी लाई जा रही है। उसके बराबर में एक डिफेंस की जमीन थी जी जिस पर आपराधिक गतिविधियां चलती थी जी जी, और डिफेंस वालों से बातचीत करके करीब 40 साल पुराने उस अवैध कब्जे को हटवाने में कामयाबी हासिल हुई। हमारे को हासिल हुई। जी जी और डिफेंस की काफी बड़ी जमीन जिस पर गंदगी थी जी उसे हरित पट्टी के रूप में जी, अब की बार वहाँ 80,000 पेड़ वहाँ लगवाए थे। और RRTC का काम आपके यहाँ गाजियाबाद में चल रहा है जो पहले से शुरू था जी उसका कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी उसके अंदर। और इसी प्रकार से कि गाजियाबाद की जो कनेक्टिविटी और बेहतर हो जी, उस पर भी काम चल रहा है। और कुछ सुझाव हमने और दिए हैं कि जो उत्तर प्रदेश से चलने वाली रेलवे है वो ऐसी शुरू हो। गर्ग साहब, एक समस्या जो गाजियाबाद की है वो ट्रैफिक की है, प्रदूषण की है और अव्यवस्थित शहरीकरण का है। इस तमाम मसले को एक सांसद के रूप में आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सुझाव देंगे ताकि ट्रैफिक का, प्रदूषण का और अव्यवस्थित शहरीकरण को नियंत्रण में लाया जा सके? मुंबई के अंदर जी चाहे वो भिंडी बाजार हो जी जी या हमारे गाजियाबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर आपका सदर बाजार और चावड़ी बाजार और चांदी चौक हो, ऐसी गाजियाबाद जो पुराना है, पुराना गाजियाबाद जी, तो ये भाजपा की जो मुख्य रूप से ताकत के साथ जो सरकार आई जी, वो 2017 के बाद आई। बात आई तो उसके बाद सुधार शुरू हुए हैं। जी जी, लेकिन जो पुराने क्वेस बने हुए हैं, अवैध कॉलोनियां बनी हुई जी हैं, जी, उनको तो आप नहीं उजाड़ सकते। बिल्कुल उन गलियों को तो आप चौड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, अब गाली की गलियों को तो दिल्ली में कोई भी चौड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, प्रागैतिहासिक चीजें हैं। हाँ, तो लेकिन बीजेपी सरकार केंद्र में आने के बाद और उसके बाद प्रदेश में आने के बाद जी जी गाजियाबाद के अंदर जहां पर मैं बैठा हूँ और जहां मेरा घर है जी, वहां से रास्ता 50 मिनट का रह गया है। जी, पहले 1.5-2 घंटा लगता था। ठीक है, गाजियाबाद के अंदर 6 कनेक्टिविटी बन गई है। जी, गाजियाबाद के अंदर केंद्र सरकार से संबंधित हर कार्यक्रम बहुत तेजी से लागू हुआ है। अब इस पर केंद्र पर हम आएंगे। गर्ग साहब, प्रधानमंत्री की जो नीति है और आपका जो संसदीय क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री की योजनाओं को आप किस तरीके से वहां ले जा रहे हैं और क्या क्या योजनाओं को वहां पे अभी तक आप पहुंचाया है आपने? कोई भी योजना आती है जी जी, उसका जो एग्जीक्यूशन है जी जी, वो प्रदेश सरकार के हाथ में होता है। उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी
वो जो लोकल प्रशासन है जी, वो जी। करता है, जी जी लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके बीच में कोई व्यवधान आना, जी ये हमारी जिम्मेदारी जी मालिक, बिल्कुल। है। जैसे पिलखवा है, हापुड़ है, या गाजियाबाद के अंदर रेलवे के अंदर जितने अंडरपास बनने चाहिए, जी जिससे फाटक की दिक्कत खत्म हो, जी वो अगले 2 साल में पूरे हो जाएंगे। एक भी अंडरपास ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ पर एक भी ऐसा फाटक रहे। जहाँ पे फाटक रहेगा। जी जी ये काम हमारा है, जी जी हम बिल्कुल। कर रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर यूनानी दवा केंद्र खुल चुका है, जी ठीक है। जी जी ये 6 केंद्रों में है, जी केंद्र सरकार हाँ, के, इस पर भी हम आएंगे आगे। जी ठीक है। तो जो गाजियाबाद में ये खुला है, जी जी ठीक है। इसी प्रकार से जो योजना प्रदेश सरकार को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए दी जाती है, जी और उसमें केंद्र सरकार के और उसके बीचों के तालमेल में कमी रहती जी है, तो उसे हम लोग देखते जी। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी यूनानी दवाओं की बात की, उसी से संबंधित है, गाजियाबाद में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें क्या सुधार के स्कोप हैं और क्या स्वास्थ्य सुविधाएं में चरमराई हुई है? दूसरा, इससे लगा हुआ शिक्षक संस्थान, सेक्शन एजुकेशन सिस्टम वहाँ का जो है, उस पर आपकी क्या नजरिया है? अब 2 बातें अलग अलग हैं। शिक्षण जी। संस्थान में स्पेसिफिक कोई सवाल आपने नहीं पूछा है मेरे जी से, जी जी स्वास्थ्य के विषय में आपने समझा है, जी तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी योजना जो प्रदेश सरकार की हो और केंद्र सरकार की हो, जी वो गाजियाबाद में कोई ऐसी योजना नहीं है जो लागू ना हो। पहले गाजियाबाद के अंदर 2017 से पहले 3000 मरीज प्रतिदिन आते थे। जी जी दवाएं बाहर से लिखी जाती थी, जी जी एक्सरे बाहर होते थे, जी जी ठीक है, और एक्सरे मशीन अंदर की खराब खराब रहती थी। अब एक्सरे कलर्ड एक्सरे होते हैं, जी। आयुष्मान योजना की क्या स्थिति है? 50 से ज्यादा एक्सरे रोज होते हैं, जी ठीक है, और सीटी स्कैन होते हैं। जी अब तो बल्कि समस्या ये हो गई है कि मरीज आकर के प्रेशर करता है, मेरा सीटी स्कैन करा दो। जी अब वो 1 रुपए में या 100 रुपए में स्कैन होता है, तो अब हर कोई कराना चाह रहा है बेमतलब, जी जी तो उसको कैसे रोका जाए ये समझ में नहीं आ रहा। जी। और एक चीज गर्ग साहब, चूंकि विकास हो रहा है, विकास के नाम पे वहाँ तमाम हरे पेड़ों को शहीद किया जा रहा है, जैसे आपने ग्रीन बेल्ट की बात की, तो इस समस्या से जूझने के लिए कोई खास प्लान आप चला रहे हैं, कोई खास योजना चला रहे हैं? आप कोई उदाहरण के रूप में बताएं कि कहाँ से पेड़ शहीद हुआ, उदाहरण बताएं। विकास जब हो रहा है तो पेड़ कट ही रहे हैं, नहीं, सड़कें बन रही है तो पेड़ कट ही रहे हैं, आपके- ठीक है? उसका वृक्षारोपण का अभियान आपके नेतृत्व में कुछ हो रहा है। सवाल का मूल मंत्र यह है, मूल मंत्र मैं इसमें जी। कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपको। जी उस समय 37 करोड़ पौधे पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में लगाए गए। जी गाजियाबाद के अंदर मुझे आप एक कोना बता दीजिए, एक कोना, जी और गूगल सर्च से देख के बता दीजिए जी जी कि जहाँ पर पेड़ ना लगे हों। जी हमारे यहाँ इतने पेड़ लग रहे हैं कि पेड़ कहाँ लगाए जाए उसके लिए चिंतन होता है। और मेरे को आप एक उदाहरण बताएं कि पेड़ कटे कहाँ हैं विकास के लिए। जी दोनों ही बातों से मैं आपकी असहमत हूँ। वहां पर खूब पेड़ लग रहे हैं। जी मैंने बताया ना कि एक जमीन हमें मिली डिफेंस की, जी डिफेंस की जमीन पे आप पैर नहीं कर सकते, जी जी लेकिन हमने वहां से अतिक्रमण हटवा के जी उसकी सफाई करा के जी जी 87,000 पेड़ों का पौधारोपण हमने एक ही दिन कराया है, ठीक है। स्कूल के कम से कम 1000 बच्चे जी जी उस दिन अपने अपने माता पिता के नाम से उन्होंने पेड़ लगाए, जी। ठीक है। तो हमारे को तो अगले साल पेड़ कहाँ लगाने ये समस्या है। तो सवाल का इंडिकेशन ये था जिसका जवाब अब आप दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल गर्ग साहब एक ये है कि गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर, इनके बीच में जो समस्याएं हैं उनको कोई समन्वित रूप देने का प्रयास चल रहा है ताकि एकीकृत ढंग से समस्याओं को जोड़ा जा सके। मसलन जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अभी हाल के फिलहाल में डीजल पेट्रोल बंद करने की बात आई थी, तो केंद्र सरकार ने बिल को वापस कर लिया कि एनसीआर के बाकी रीजन में ये चीजें नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको हम अभी स्थगित करते हैं। इस तरह से और भी कुछ मौलिक समस्याएं हैं जिनको एक साथ लेके संजीवनी की कुछ समस्या, कुछ योजना है। मेरा बहुत आपने सहायता कर दी अनजाने में। जी आपने खुद ही समस्या का हल बता दिया। जी आपने खुद ही कह दिया कि एक समस्या है उसका हल हो गया। जी, तो ये सामंजस्य है, तभी तो हो गया। इसी तरीके से गाजियाबाद के अंदर जो कमिश्नर है मेरठ में बैठते हैं, जी जी अब पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद है जी और तो एनसीआर के अंदर जो दिल्ली है, इन सब के लोगों की नियमित बैठकें होती हैं जी जी और आपस में टेलीफोन कनेक्शन भी है। तो जो समस्या हुई जी तो उसका हथियार निराकरण हो गया। जी जी ऐसे ही शराब की दुकानों पर कभी कोई पाबंदी लगती है जी तो उसका क्या रिएक्शन गाजियाबाद में आएगा, या गाजियाबाद में कोई पाबंदी लगे दिल्ली में क्या जी, रिएक्शन जी। आएगा।
तो उसके अंदर बहुत बढ़िया तालमेल। अच्छा गर्ग साहब, आप वहाँ के सांसद हैं गाजियाबाद के, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं आप या प्लानिंग है ताकि वहाँ के युवाओं को कुछ रोजगार का सृजन हो सके, रोजगार उनको मिल सके राज्य सरकार के अलावा? केंद्र सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि अगर 6 महीने में कोई युवा उन योजनाओं को लाभान्वित होकर के उसको ट्रेनिंग ले, जी जी, तो कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता। जी जी, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उनके मन में बचपन से ये डाल दिया गया है जी, ज्यादातर युवाओं सरकारी नौकरी की सरकारी नौकरी और ही नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है और सरकारी नौकरी बरादरी जी, को आरक्षण से मिलेगी या किसी जुगाड़ से मिलेगी या किसी टेलीफोन से जी मिलेगी। जी, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के प्रोग्राम ज्यादा है, ट्रेनिंग लेने वाले कम है, और इस समय तो विदेशों में बहुत डिमांड हो गई। जी, आज के अखबार की फ्रंट लाइन आप देखें जी, तो 10 लाख लोगों की डिमांड करी है रशिया इंडिया से जी, कि साहब मुझे कारखाने के अंदर स्किल लेबर चाहिए, जी, जो लोग मशीन चलाना जानते हैं। जी, 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 ठीक है, और मैं भी एडवर्टीजमेंट निकालने वाला हूँ कि भाई जिससे काम सीखना हो फ्री में हम सिखाएंगे। जी, तो केंद्र सरकार ना केवल काम सिखा रही है बल्कि युवाओं को जेब खर्च भी देती है सीखने के नाम पर, स्टाइपेंड भी देती है, और काम सीखने के बाद में जो लोग काम सीख चुके हैं उन्हें काम करने के लिए लोन भी देती है। जी, जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल वहाँ से कानून व्यवस्था का है। आपको लग रहा है कि गाजियाबाद के लोकल लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आगे क्या कदम उठाने की बात सोच रहे हैं? ये एक प्रोसेस है। जी, लोकतांत्रिक देश कोई भी हो, जी, 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 लोकतांत्रिक देश कोई भी हो, उसके अंदर कानून जो डिफेंस करता है एक आम नागरिक का, उसका फायदा उठा करके कुछ लोग उसमें खलल डालते ही हैं। जी, जी, लेकिन 2017 से पहले एक ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ करता था। जी, किसी जमाने में डकैत हुआ करते थे जिन्हें लोग बागी कहते थे। जी, जी, फिर गिरोह आ गए, माफिया आ गए, अपहरण उद्योग चला। जी, जी, वो जीरो है। अब कोई भी आप गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर की इस बेल्ट के अंदर, नोएडा के अंदर, बुलंदशहर के अंदर या पूरे गोरखपुर के अंदर कहीं भी आप चले जाए, देवरिया हो, कहीं भी हो, जो जगह किसी जमाने में अलग अलग माफियाओं के नाम से जानी जाती थी, अब आपको कोई छोटा मोटा माफिया तो छोड़ो, छोटा मोटा नामी बदमाश नहीं मिलेगा। मतलब कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था कि जहाँ पर कोई नामी बदमाश ना रहता हो, जी, एक भी नहीं मिलेगा। इस बीच में कोई चैन पे हाथ साफ कर जाए जी, या आपसे दुश्मनी को चाकू मार दे, जी, जी, उसमें भी 99% केसेस को पुलिस सॉल्व कर। जी। गर्ग साहब, बीजेपी के आप एक वरिष्ठ नेता हैं, एक खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताएं कि आपकी सोच उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके और बीजेपी की ग्रोथ को लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पार्टी आने वाले दिनों में, आने वाले असेंबली चुनाव में पार्टी ठीक से परफॉर्म कर पाए? क्योंकि लोकसभा में आपने देखा कि थोड़ा पार्टी का परफॉर्मेंस उम्मीद से कम रहा। ये कोई बीजेपी की अपने किसी गलत निर्णय की वजह से नहीं रहा। समाज के अंदर जातिवाद को बढ़ावा देना और इनोसेंट समाज है। जी, जी, तो उसकी केवल जो झूठ है वो केवल अपना काम कर देता है। जी, 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 कि साहब रिजर्वेशन में तुम्हारा वो खत्म कर दिया जाएगा, जी, 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 आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और इस जाति का इतना हो गया, इस जाति का इतना हो गया। तो उसके चक्कर में कुछ लोगों को गलतफहमी हुई जी, और उन्होंने उस पर रिएक्ट कर दिया। इलेक्शन के बीच में उसे ठीक नहीं कराया जा सकता था, उसका असर आया, इसमें दो राय नहीं है। जी, लेकिन ये हमारा जो उद्देश्य है वो बीजेपी की ग्रोथ का नहीं है। जी, जी, बीजेपी का उद्देश्य ये है कि समाज की ग्रोथ कैसे। जी, बीजेपी समाज की ग्रोथ होती है, समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, तो बीजेपी का तो लक्ष्य ही है। जी, उसमें कोई बीजेपी इटसेल्फ ग्रोथ का कोई मतलब नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्ता में आना जरूरी है, सत्ता में आने के लिए बीजेपी का ग्रोथ आवश्यक है। ये सब इंटररिलेटेड चीजें हैं। गर्ग साहब से एक आखिरी सवाल आपसे, ये सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ हैं, और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरीके से आप इस मुकाम?
ऐसा है, मैं कोई सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ तो नहीं मानता, कार्यकर्ता जरूर हूँ, और मेरे से भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये इत्तेफाक है कि मुझे मौका मिल गया जी और मैं यहाँ तक आ गया। मेरे से भी ज्यादा मेहनती, अच्छे, समझदार और त्यागी लोग बहुत कार्यकर्ता रहे होंगे। 1948 में पिताजी जब गांधी जी की हत्या हुई, आरएसएस बैन हुई, तो जेल गए। जी। वो उस टाइम 16 साल के थे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बने, जी पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जी 1952 में लाला हरसनदास जी, जो हमारे दादाजी थे, वो जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े एमपी का। 1967 में मैं खुद दीनदयाल जी का भाषण सुनने कालीकट गया, पिताजी की उंगली पड़ गई, मैं 10 साल का था। जी 1967 से पहले से लेकर आज तक जी शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें मेरे पिताजी या मैं चुनाव ना लड़ाया हो जी। या ना लड़े। तो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। हाँ, 1967 में प्रकाश शास्त्री के चुनाव संयोजक थे जब वो एमपी बने। पहली बार नॉन कांग्रेस का एमपी गाजियाबाद में बना, तो वो 1967 में बना, जिसके पिताजी चुनाव संयोजक थे प्रकाश शास्त्री। जी ठीक है जी। और फिर 1971 में पिताजी गाजियाबाद के सिटी बोर्ड के चेयरमैन रहे, फिर इमरजेंसी में जेल गए 2 बार। जी तो ये सब प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कब आया राजनीति में। जी। अच्छा गर्ग साहब, एक छोटी सी बात है, आने वाले वीक में 21-22 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है। उसमें इस सत्र में ये जो मौसम कालीन सत्र है, इसमें गाजियाबाद के किन किन मुद्दों को आप सोच रहे हैं कि उठाया जाए ताकि क्षेत्र का भला हो पाए? उसमें कई सारे सवाल हम उठा रहे हैं। जी। एक तो हमारी ये चिंता रहती है कि भाई बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिस पर विचार होना चाहिए। पहले भी मैंने उठाया था कि हमारे यहाँ गाजियाबाद में डॉग बाइटिंग के केस बहुत ज्यादा है। जी जी। और वो केंद्र सरकार का नियम नहीं, ठीक है। ठीक है, अब उसका अनुपालन अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो गलती किसकी? ठीक है, इस तरह के मैंने आंकड़े मांगे हैं। एक गाजियाबाद से जो फ्लाइटें उड़नी शुरू हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश की फ्लाइटें नहीं उड़ पा रही हैं। अच्छा जी जी। तीसरा हम ये इशू कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो ट्रेनें हैं जी, वो दिल्ली से ना चल के गाजियाबाद से चले, तो बहुत सारी ट्रेनें यहाँ रुकती नहीं है। जी जी। तो दिल्ली के लोग 20% बैठते हैं जी। उन ट्रेनों में, 80% उत्तर प्रदेश के लोग बैठते हैं, जो मेरठ से आते हैं। जी जी। जो गुड़गांव, नोएडा से आते हैं, जी। बुलंदशहर से आते हैं, बागपत से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं। अब दिल्ली का रश भी कम होना चाहिए। जी जी। इस तरह के बहुत सारे जो विषय हैं, जी, हम अब की बार जैसे भी मौका मिलेगा लोकसभा में उठाएंगे। क्योंकि आज अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, इसमें पार्लियामेंट का एजेंडा तय हो जाएगा कि आने वाले सत्र में, वर्षाकालीन सत्र में किन किन मुद्दों पे संसद कार्य करेगी। गर्ग साहब, आपने हमसे बात की, विशेष बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।